फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है, यानी गठबंधन सरकार क्या होती है, क्या इसके प्रभाव हैं, क्या इसका महत्व है, क्या इसके लाभ हैं, क्या इसके हानियां हैं, इत्यादि के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक निरंतर पहुंचती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, क्या है कोलिजन गवर्नमेंट। देखिए, गठबंधन सरकार यानी कोलिजन गवर्नमेंट का आशय उस राजनीतिक स्वरूप से है जहां दो या दो से अधिक राजनीतिक दल एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम यानी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। अब गठबंधन शब्द का अर्थ होता क्या है? देखिए, गठबंधन शब्द जो है कोलिजन लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, कोलिजियो से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है एक साथ बढ़ना या संयुक्त होना। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार की सरकारें न्यूनतम साझा कार्यक्रम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर कार्य करती हैं। भारतीय संदर्भ में गठबंधन राजनीतिक बहुलतावादी समाज का प्रतिबिंब है, और जहां विभिन्न क्षेत्रीय और सामाजिक हितों को प्रतिनिधित्व मिलता है। यह व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती है और लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो देखिए, भारत में गठबंधन राजनीति का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। प्रारंभिक वर्षों में 1952 टू 1967 में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, जिसे कांग्रेस सिस्टम कहा गया। 1967 के बाद राज्यों में पहली बार गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकारें बनी। 1977 में केंद्र में जनता पार्टी सरकार गठबंधन का पहला बड़ा प्रयोग थी, और 1989 के बाद गठबंधन युग पूरी तरह स्थापित हो गया। 1998 टू 2014 के बीच एनडीए और यूपीए सरकारों ने इसे स्थिरता प्रदान की। 2014 के बाद पुनः गठबंधन की अनिवार्यता स्पष्ट हो गई। देखिए, जो कंसेप्ट है कोलिजन गवर्नमेंट का कंसेप्ट, गठबंधन सरकार की अवधारणा के बारे में बात करें तो गठबंधन सरकार का आधार सहमति की राजनीति, कंसेंसस पॉलिटिक्स और बहुलतावाद है। यह केवल सत्ता का जोड़ तोड़ नहीं बल्कि विभिन्न विचारधाराओं का समन्वय है। इसमें न्यूनतम साझा कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जो नीति निर्माण का मार्गदर्शन करता है, जो कि नीति निर्माण का मार्गदर्शन करता है। इस प्रणाली में जो है निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की शक्ति एक व्यक्ति के पास न होकर विभिन्न दलों में डिवाइड होती है। इससे शासन अधिक बैलेंस और रिस्पॉन्सिबल बनता है, क्योंकि विचारधारात्मक यानी आइडियोलॉजिकल मतभेदों के कारण नीति निर्माण में जटिलता भी उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, संवैधानिक ढांचा। भारतीय संविधान में गठबंधन सरकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन इसकी संरचना में इसकी संभावना निहित है। देखिए, आर्टिकल 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से यानी कलेक्टिव रूप से उत्तरदायी होती हैं। त्रिशंकु संसद की स्थिति में राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। शेड्यूल 10 में अनुसूची दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ गठबंधन की स्थिरता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। संघीय ढांचा भी क्षेत्र दलों को राष्ट्रीय राजनीति में भागीदारी का अवसर देता है। इस प्रकार संविधान का लचीलापन गठबंधन को संभव बनाता है। आगे बात करें 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 की एंटी डिफेक्शन लॉ। 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्ट था राजनीतिक अस्थिरता और आया राम गया राम जैसी परिवर्तनों को रोकना। यह संशोधन सांसदों और विधायकों को अपनी पार्टी छोड़ने या विरोध में मतदान करने से नियंत्रित करना था, और यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से पार्टी छोड़ता है या व्हिप के विरुद्ध मतदान करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। इस अमेंडमेंट के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुशासन बनाए रखने का प्रयास किया गया। इससे गठबंधन सरकार को स्थिरता प्रदान करने में मदद मिली। यह अमेंडमेंट भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक नैतिकता को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। हालांकि समय के साथ इसमें सुधार की आवश्यकता पर भी चर्चा होती रही है। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शंस प्रोविजन, और देखिए 10th शेड्यूल
को 52वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड रूल्स एंड प्रोविजंस को का एक एक्सटेंशन किया गया, यानी विस्तार किया गया इन चीज़ों का। और इसके अनुसार यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। पार्टी के व्हिप के खिलाफ मतदान करने पर भी सदस्यता समाप्त हो सकती है। इस अनुसूची के तहत निर्णय लेने का अधिकार सदन के अध्यक्ष या सभापति को दिया गया है। पहले विभाजन स्प्लिट को मान्यता दी जाती थी, लेकिन 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। इसका मेन ऑब्जेक्ट राजनीतिक स्टेबिलिटी बनाए रखना और भ्रष्ट करप्ट जो प्रैक्टिसेस है उसको रोकना है। फिर भी अध्यक्ष की निष्पक्षता और निर्णय में देरी जैसे समस्या आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। महत्वपूर्ण जो केस लॉज हैं, इसके गठबंधन सरकार से जुड़े कई महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय दिए गए हैं। उनमें से कुछ निर्णय इसमें मेंशन किए गए हैं। SR बोम्मे वर्सेस न्यू ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट 1994 के मामले में कहा गया कि जो फ्लोर टेस्ट को अनिवार्य बताया गया। रोमेश थापर के केस में 2006 का ये मामला है। इस केस में पोस्ट पोल गठबंधन को वैध माना गया। BR कपूर केस में 2001 का मामला है। इस मामले में अयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति पर रोक लगाएगी। और सेकंड जो ये मामला है, नाबम रेबिया केस 2016 का है। इसमें कहा गया कि राज्यपाल की शक्तियों को सीमित किया गया इस मामले में। ये निर्णय गठबंधन सरकारों में संवैधानिक मर्यादा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जो चैलेंजेस क्या हैं कोलिशन गवर्नमेंट के, गठबंधन सरकार की सबसे बड़ी समस्या नीतिगत जड़ता है, पॉलिसी पैरालिसिस है। विभिन्न दलों के मतभेदों के कारण निर्णय लेने में देरी होती है। प्रधानमंत्री की शक्ति भी सीमित हो जाती है क्योंकि उन्हें अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत कमजोर पड़ जाता है और इसके अलावा अस्थिरता, लोक लुभावान नीतियां और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं भी उभरती हैं। गवर्नेंस में समन्वय की कमी एडमिनिस्ट्रेटिव दक्षता को इफेक्ट करती है। अब बात करते हैं कि गठबंधन सरकार के जो लाभ हैं, कोलिशन गवर्नमेंट के जो बेनिफिट है, मेरिट्स हैं, क्या है। गठबंधन सरकारें लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाती हैं। विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों को रिप्रेजेंटेटिव मिलता है, रिप्रेजेंट करने का अवसर मिलता है, प्रतिनिधित्व मिलता है। यह कार्यपालिका की निरंकुशता पर अंकुश लगाती है और चेक एंड बैलेंस को मजबूत करती है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलता है, जिससे केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल बनता है। नीति निर्माण में व्यापक विचार विमर्श होता है, जिससे निर्णय अधिक संतुलित और स्वीकार्य होते हैं। ठीक, यह व्यवस्था लोकतंत्र को अधिक सहभागी बनाती है, जिसमें सबका पार्टिसिपेशन हो। गठबंधन सरकार यानी कोलिशन गवर्नमेंट की जो डिमेरिट्स हैं उस पर बात करें तो गठबंधन सरकार में राजनीतिक अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि किसी भी सहयोगी दल के समर्थन वापस लेने से सरकार गिर सकती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है क्योंकि सभी दलों की कंसेंट नेसेसरी होता है। और जो प्राइम मिनिस्टर या लीडर की शक्ति कमजोर होती है क्योंकि उन्हें सहयोगी दलों के दबाव में काम करना पड़ता है। नीतिगत जड़ता यानी पॉलिसी पैरालिसिस उत्पन्न होती है, जिससे महत्वपूर्ण सुधार लागू करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। क्षेत्रीय हित कई बार राष्ट्रीय हितों पर हावी हो जाते हैं, जिससे संतुलित विकास इफेक्ट हो जाता है। भ्रष्टाचार और जवाबदेही यानी जो करप्शन है एंड अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि कोलिशन टूटने पर यानी कोलिशन गवर्नमेंट टूटने के डर से सख्त कार्रवाई नहीं कर पाती है। ठीक, और इसका जो कंक्लूजन है, भारत में गठबंधन पॉलिटिक्स अब स्थायी वास्तविकता बन चुकी है। 2024 के बाद यह स्पष्ट हो गया कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका निर्णायक है। इसमें अनस्टेबिलिटी और पॉलिसी मेकिंग में देरी जैसी समस्याएं हैं, फिर भी यह लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाती है। गठबंधन धर्म और न्यूनतम साझा कार्यक्रम के माध्यम से इन चुनौतियों को संतुलित किया जा सकता है। अतः गठबंधन सरकारें भारत की बहुलतावादी प्रकृति और सहकारी संघवाद का वास्तविक प्रतिबिंब है। कुछ सुझाव हैं, सजेशन क्या है, देखिए। स्पष्ट न्यूनतम साझा कार्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। गठबंधन सरकार बनने से पहले सभी दलों के बीच एक स्पष्ट और लिखित न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय किया जाए, ताकि नीति निर्माण में
कोई एम्बिग्युइटी या विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। मजबूत समन्वय तंत्र की स्थापना करना चाहिए। और देखिए, गठबंधन सरकार में विभिन्न दलों के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए एक स्थायी समन्वय समिति का गठन किया जाए जो मतभेदों का समाधान समय पर कर सके। एंटी डिफेक्शन लॉ को सख्त बनाना, 10वीं अनुसूची के प्रोविजन को और अधिक और प्रभावी बनाया जाए ताकि जो पॉलिटिक्स अनस्टेबिलिटी है और अवसरवादिता पर रोक लगाई जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक नैतिकता का पालन किया जाए। सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कोलिशन धर्म गठबंधन धर्म का पालन करते हुए व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने संक्षिप्त में समझा कि कोलिशन गवर्नमेंट क्या है,